Good afternoon, everyone. Good Good afternoon. afternoon, sir. Good afternoon, sir. Good afternoon. चलो, तो हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बारे में पढ़ रहे थे और डिफरेंट शेप्स के इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का फॉर्मूला हमने डिराइव किया था, जो कि याद भी रखना, जैसे कि पॉइंट चार्ज, रिंग, डिस्क और स्फीयर। स्फीयर सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट थे, ठीक है, हालांकि याद आपको सारे रखने हैं। एक अरेंजमेंट और रह गया है चार्जेस का, जिसका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हमें याद करना होता है, वो है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल की हमने इलेक्ट्रिक फील्ड देख ली थी, डाइपोल के ऊपर कई सारे तरह के क्वेश्चन भी कर लिए थे। अब हमें निकालना है कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना होगा किसी भी डाइपोल की वजह से। तो ऑब्वियसली दो पॉइंट्स पे हम डाइपोल चेक करेंगे, ठीक है। सबसे पहले मैं देख लेता हूँ ऑन द एक्सिस ऑफ डाइपोल, ठीक है ना, ऑन द एक्सिस ऑफ डाइपोल। तो हमने यहाँ पे एक इलेक्ट्रिक डाइपोल ले लिया है और उसकी एक्सिस पर मान लेते हैं सेंटर से स्मॉल r डिस्टेंस दूर एक पॉइंट ले लिया है P, और इस जगह पे हमें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल लिखना है इस डाइपोल की वजह से। तो डाइपोल बेसिकली कॉम्बिनेशन है दो चार्जेस का, तो आप लिख सकते हो कि पोटेंशियल एट P जो होगा वो होगा पोटेंशियल ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज प्लस पोटेंशियल ड्यू टू नेगेटिव चार्ज, क्योंकि एक स्केलर क्वांटिटी है, डायरेक्टली ऐड की जा सकती है। पॉजिटिव चार्ज की वजह से पोटेंशियल के क्यू बाय डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर, सॉरी डिस्टेंस फ्रॉम प्लस क्यू चार्ज, आप देख सकते हो आर माइनस ए, प्लस नेगेटिव चार्ज की वजह से साइन के साथ रखा जाता है, याद रखना, बाय आर प्लस ए। ये हमें नेट पोटेंशियल मिल जाएगा एक्सिस के ऊपर। सॉल्व कर ले, अगर के क्यू बाहर आ जाएगा, नीचे अगर एलसीएम लेते हो तो आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर आ जाएगा, और ऊपर बचेगा आर प्लस ए माइनस आर माइनस ए, ठीक है ना। यहाँ पे अगर सॉल्व करें तो वी पी की वैल्यू हमें मिल जाएगी 2a बचेगा पूरे ब्रैकेट से इंटू के क्यू बाय आर स्क्वायर। मैंने यहाँ पे अजम्पशन ले लिया है कि a इज़ वेरी वेरी लेस देन r, तो इस चीज़ को आप क्या कर सकते हो, ज़ीरो कर सकते हो। अच्छा, डाइपोल मोमेंट लिया गया है p, तो p की वैल्यू क्या होती है 2 इंटू क्यू इंटू ए, बेसिकली q इंटू 2a, चार्ज इंटू सेपरेशन बिटवीन चार्जेस। तो इस चीज़ को अगर मैं p लिख देता हूँ तो पोटेंशियल ऑन द एक्सिस ऑफ डाइपोल का फॉर्मूला आपको मिल जाता है के पी बाय आर स्क्वायर। कोई डायरेक्शन तो है नहीं, तो सीधे से बस इसी को याद रखना है। कोई दिक्कत किसी को? एकदम सिंपल डेरिवेशन। लास्ट में जो वीपी के बाद लिखा हो एक बार वापस बताइए। कोई डाउट पूछ रहे हो बेटा? आवाज थोड़ी तेज करो। यस, तो वीपी के बाद आपने क्या किया वो बताइए, जो लास्ट सेकंड स्टेप है वीपी। लास्ट सेकंड स्टेप ये स्टेप, यस, तो इसके बाद से, इसके बाद बेटा ए को निग्लेक्ट कर देंगे क्योंकि ए बहुत छोटा है, आर से आर कट गया तो 2a बचा, यहाँ पे के क्यू तो बाहर था ही, नीचे आर स्क्वायर बचा। अब डाइपोल मोमेंट होता है 2qa, तो 2 इंटू क्यू इंटू ए, इसको p लिख दिया। ओके सर। चलो, सेकंड चीज जो आप देखोगे ऑन दी बाइसेक्टर, ऑन दी बाइसेक्टर ऑफ डाइपोल, ठीक है। अपनी प्रिपरेशन चेक करनी है तो साथ साथ इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला याद करते रहा करो। एक्सिस पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी आई थी? KP बाय 2 kp/r³। एक्सिस पर। बाइसेक्टर की अगर बात करें तो चलो बाइसेक्टर पे निकाल लेते हैं। तो बाइसेक्टर के लिए मैं एक पॉइंट ले लेता हूं, मान लो यहाँ पर P, जिसकी डिस्टेंस फिर सेंटर से ले लेते हैं कुछ r, ठीक है ना। तो आप देख सकते हो कि माइनस क्यू चार्ज से हमारे P पॉइंट की जो डिस्टेंस है वो है अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। सिमिलरली पॉइंट P की डिस्टेंस प्लस क्यू चार्ज से जो है
वो है अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, यानी दोनों ही चार्जेस से सेम डिस्टेंस है। फिर से मैं लिखूंगा बाइसेक्टर पर VP, ये होगा पॉजिटिव चार्ज की वजह से प्लस नेगेटिव चार्ज की वजह से। पोटेंशियल एट P हमें मिलेगा KQ बाय अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस K माइनस Q बाय अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, यानी कि क्या आ गया 0। तो हम ये याद रख सकते हैं कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल at any point on the bisector of a dipole is 0। हाँ भाई, कोई दिक्कत किसी को इसके अंदर? कोई दिक्कत? चलो, तीसरा फॉर्मूला इलेक्ट्रिक फील्ड का जो हमने निकाला था, जनरल पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकाली थी, है ना, KP बाय आर क्यूब, क्या आया था हमारे पास 1 + 3 cos स्क्वायर थीटा, अगर आपको याद हो तो अब हम ले रहे हैं ये अपना डायपोल, और यहां ले लेते हैं कोई पॉइंट जिसे मैं कह देता हूं A, मान लो। डायपोल मोमेंट में ले लेता हूं P, ये डिस्टेंस है R, ये एंगल थीटा, जो कि है एंगल ऑफ पोजीशन वेक्टर ऑफ A विथ डायपोल मोमेंट। तो इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए हमने क्या किया था? इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए हमने बेसिकली डायपोल के दो कंपोनेंट्स ले लिए थे। सेम चीज मैं यहां करूंगा, एक कंपोनेंट यहां आएगा कुछ इस तरह से, जिसकी वैल्यू होगी P cos थीटा, और एक कंपोनेंट ऐसे आएगा जिसकी वैल्यू होगी P sin थीटा। तो P cos थीटा की तो एक्सिस पर पॉइंट A लाई कर रहा है, और P sin थीटा के बाइसेक्टर पर पॉइंट A लाई कर रहा है। तो पोटेंशियल एट A अगर निकालना है तो वो हो जाएगा पोटेंशियल cos थीटा बाय ड्यू r टू P cos थीटा प्लस पोटेंशियल ड्यू टू P sin थीटा। तो जिसकी एक्सिस पे है उसकी वजह से क्या आ जाएगा? तो फॉर्मूला हमने अभी निकाला था KP बाय आर स्क्वायर, तो K P की जगह बस आ जाएगा P cos थीटा बाय आर स्क्वायर प्लस जिसके बाइसेक्टर पे है उसकी वजह से 0। तो पोटेंशियल एट अ जनरल पॉइंट का फॉर्मूला सीधे हमें मिल गया KP cos थीटा बाय आर स्क्वायर। देख लो, अब थीटा 0 रखने से आपको KP बाय आर स्क्वायर मिल जाएगा, और थीटा 90 डिग्री यानी बाइसेक्टर पे जाने से आपको पोटेंशियल कितना मिल जाएगा? 0। कोई दिक्कत? नो क्लियर है सब? यस चलो क्वेश्चन कर लेते हैं कुछ। ठीक है, तो आपको बताना है फाइंड द वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट in moving a charge from A to B slowly। स्लोली का मतलब होता है नेट फोर्स 0 रखते हुए काइनेटिक एनर्जी बिना चेंज किए हुए। ठीक है ना? तो यहां हमारे पास एक डायपोल है जिसका डायपोल मोमेंट P है, यहां हमारे पास एक पॉइंट है A, और यहां हमारे पास पॉइंट है B।
तो बी की पोजीशन का एंगल, ये एंगल हमें दे दिया गया है 60 डिग्री। ये एक्सिस के ऊपर ही लाई कर रहा है ए पॉइंट, ठीक है। और आप क्यू चार्ज को ट्रांसफर कर रहे हो ए से बी में। बताइए, ये डिस्टेंस मान लेते हैं x और ये डिस्टेंस भी मान लो x। पीक का चार्ज क्या? सर, पीक का चार्ज बी का कोई चार्ज नहीं है बेटा, एक चार्ज सर, हमारे पास के क्यू है के पी क्यू उसको। बाई 2 ओके, आंसर तो अभी चेक कर लेंगे। ए पे एक चार्ज रखा है क्यू, उसे उठा के बी पे रखना है। के पी क्यू बाई 2। सर हो गया। ठीक है, तो बस क्या करना है आपको, सबसे पहले पोटेंशियल ए पे निकाल लेते हैं। ए पे पोटेंशियल कितना आ जाएगा, तो के पी कॉस 180 डिग्री, क्योंकि डायपोल मोमेंट से इस पॉइंट की पोजीशन वेक्टर 180 डिग्री बना रही है, बाय एक्स स्क्वायर। यानी पोटेंशियल एट ए ये मिल गया माइनस के पी बाय एक्स स्क्वायर। अब हमें पता है पोटेंशियल एनर्जी ये होती है चार्ज इनटू पोटेंशियल। तो पोटेंशियल एनर्जी अगर मैं लिखूं इनिशियली, तो वो हमें मिल जाएगी पोटेंशियल एट ए इंटू चार्ज, यानी माइनस के पी क्यू बाय एक्स स्क्वायर। सिमिलरली पोटेंशियल एट बी निकाल लेते हैं, तो वो मिल जाएगा के पी बाय एक्स स्क्वायर इंटू कॉस 60 डिग्री। यहाँ से बी पॉइंट का पोटेंशियल मिल जाता है के पी बाय 2x स्क्वायर। तो फाइनल पोटेंशियल एनर्जी जो बी पॉइंट पर होगी वो हो जाएगी Q इंटू पोटेंशियल एट बी, यानी के पी क्यू बाय 2x स्क्वायर। क्लियर है? कोई दिक्कत यहाँ पे?
No. वर्क डन को No, सिंपली sir. आप क्या कह दोगे? चेंज इन इंटरनल, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है ना, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी में तो कोई चेंज लाना नहीं है, इसलिए लिखा है स्लोली। तो वर्क डन आपको क्या मिल जाएगा? सिंपली यू फाइनल माइनस यू इनिशियल, जो कि कितना आ गया हमारे पास? के पी क्यू बाय 2x² माइनस के पी क्यू बाय x²। ये आपको कितना मिल गया? ये मिल जाएगा 3/2 के क्यू पी बाय x²। क्लियर है क्या? Yes. चलो, अब एक एडवांस का अच्छा क्वेश्चन देना चाहता हूँ, या उससे पहले थोड़ा कोई सिंपल देख लें। पोटेंशियल रिलेटेड डायपोल, चलो एक आध सिंपल क्वेश्चन भी कर लेते हैं पहले। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास दो डायपोल्स हैं। एक डायपोल हो गया P और एक डायपोल है 2P। ओके, और ये पॉइंट है, एक सेकेंड, यहाँ एक पॉइंट है A और यहाँ एक पॉइंट है B। तो आपको बताना है a charge -q is taken from A to B, find change in its potential energy। इनिशियली डिस्टेंस x थी और फाइनली भी डिस्टेंस x है, और ये याद रखना कि सेंटर ऑफ बोथ डायपोल्स कोइंसाइड, दोनों का एक सेंटर है, कोइंसाइड कर रहा है, दोनों एक दूसरे से 90 डिग्री भी बना रहे हैं।
सर 3 kpq/x²। और किसी का आया? यस सर। यस सर भाई, सेम आ रहा है? 3 kp/x²। हाँ सर। बढ़िया, सिंपल है। तो सबसे पहले तो पोटेंशियल एनर्जी एट ए लिख देते हैं, वो हो जाएगा -q इंटू पोटेंशियल एट ए। तो ए पॉइंट पे 2p की वजह से तो जीरो होगा क्योंकि उसके बाइसेक्टर पे सिर्फ किसकी वजह से आएगा, p की वजह से, तो kp/x²। सिमिलरली फाइनल पोटेंशियल एनर्जी ये होगा -q इंटू पोटेंशियल एट बी की वजह से, बी पर ए की वजह से पोटेंशियल तो क्या आएगा, जीरो, क्योंकि वो उसके बाइसेक्टर पर है, मतलब पी की वजह से, जो पी है उसकी वजह से बी के ऊपर तो कितना आने वाला है, जीरो, क्योंकि बी जो है वो पी डायपोल के बाइसेक्टर पर है। पर 2p के लिए ये एक्सिस पर लाई कर रहा है और एक्सिस से कितना एंगल बना रहा है, 180 डिग्री, ये मत भूलना, ठीक है ना। तो क्या लगा देंगे हम एक्सिस के ऊपर, k 2p/x² इंटू कॉस 180 डिग्री। ये हमें मिलेगा 2kpq/x² और इनिशियली ये है। ओके, तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी u फाइनल माइनस u इनिशियल, ये मिल गया 2kpq/x² माइनस kpq/x², यानी कि 3kpq/x²। तो देख सकते हो फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। किसी को कोई डाउट? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, ये एडवांस के लिए। तो a small electric dipole P is placed along constant electric field E0, ठीक है। तो बताना है आपको, फाइंड द रेडियस ऑफ सर्कल अराउंड द डाइपोल जिसमें डाइपोल सेंटर पे मानना है, such that electric potential at each point on surface of sphere is same। क्वेश्चन क्लियर हुआ? तो मैं थोड़ी हेल्प के लिए आपकी डायग्राम बना देता हूँ ताकि थोड़ा सिंपल लगे, ठीक है ना। तो एक रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड है,
ठीक है ना। तो डायपोल जो है वो इसके सेंटर पे रखा हुआ है, ठीक है ना, इस तरह से, और अलोंग बोला यानी कि सेम डायरेक्शन में। आया किसी का? क्यों भाई? क्या करेंगे? अच्छा अप्रोच बताओ जरा। क्योंकि हर पॉइंट का पोटेंशियल सेम है तो मैं ये कह सकता हूं कि किन्हीं भी दो पॉइंट्स के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस जीरो होना चाहिए, है कि नहीं? अब Yes. ऐसा सोच के देखो, मैं दो पॉइंट्स चुनता हूं,
एक मैं थीटा एंगल पे जनरल पॉइंट चुन लेता हूं सर्कल के ऊपर कोई ए, और सिमिलरली इस तरफ थीटा एंगल पे मैं चुन लेता हूं एक पॉइंट बी। तो हमें एक बात पता है कि वी ए माइनस वी बी ये होना चाहिए 0, है कि नहीं? अच्छा, अगर सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड होती तो क्या ए और बी के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस आता? यस सर। और किसका पोटेंशियल बड़ा होता, ए का या बी का? बी का बड़ा होता। क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में पोटेंशियल घटता है ना? खैर, इनके बीच की डिस्टेंस कितनी आ रही है तो आप देख सकते हो, ये एंगल भी थीटा हो गया, आर कॉस थीटा, तो ये डिस्टेंस है 2r cos थीटा। ठीक है, तो मैं लिख सकता था कि उस हिसाब से वी ए माइनस वी बी जो आता, ठीक है ना, वो कितना आ जाता? वो आ जाता इलेक्ट्रिक फील्ड, क्योंकि कांस्टेंट है, इनटू बीच का डिस्टेंस 2r cos थीटा। अच्छा, ये वैल्यू पॉजिटिव आती कि नेगेटिव आती? नेगेटिव आती। नेगेटिव आती, क्योंकि हमें पता है कि पोटेंशियल ऑफ B is greater than potential of A, because when you move in the direction of electric field, electric potential decreases, है कि नहीं? अच्छा, सिर्फ अगर डायपोल होता, ड्यू टू डायपोल की अगर मैं बात करूं, तो आप पोटेंशियल ऑफ A बता सकते थे, वो आता KP cos थीटा बाय आर स्क्वायर। सिमिलरली आप पोटेंशियल ऑफ B बता सकते थे, वो आता KP cos 180 डिग्री माइनस थीटा बाय आर स्क्वायर। तो अगर यहां से वी ए माइनस वी बी अगर आप बताते तो वो कितना आता? तो वी ए माइनस वी पी हमें मिल जाता के पी कॉस थीटा बाय आर स्क्वायर, और ये चीज कितनी हो गई? ये हो गई माइनस के पी कॉस थीटा बाय आर स्क्वायर, यानी माइनस के पी कॉस थीटा बाय आर स्क्वायर। तो सिर्फ डायपोल की वजह से इनके बीच का पोटेंशियल डिफरेंस आता 2 के पी कॉस थीटा बाय आर स्क्वायर। क्लियर है या नहीं? तो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड भी है और डायपोल भी है, तो नेट ड्यू टू बोथ अगर मैं बात करूं दोनों की वजह से, तो वी ए माइनस वी बी की वैल्यू क्या होगी? तो वो हो जाएगी ऊपर वाली वैल्यू, यानी माइनस ई नॉट इंटू 2r cos थीटा और प्लस 2 के पी कॉस थीटा बाय आर स्क्वायर, और ये हो जाना चाहिए 0। यहां से r की वैल्यू जो आपको मिलेगी वो मिल जाएगी के पी बाय ई नॉट की पावर 1/3। तो काफी अच्छा क्वेश्चन है, आई होप आपको समझ आया। कोई डाउट है तो पूछो। सर हाँ, सर ड्यू टू बोथ में ऐड क्यों किया था? देखो, अगर सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड होती तो वो इतना पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट करती, सिर्फ डायपोल होता तो वो इतना पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट करता। इस रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड भी है और डायपोल भी है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड अपने हिसाब से पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट कर रही होगी, डायपोल अपने हिसाब से पोटेंशियल जनरेट कर रहा होगा। पोटेंशियल एक स्केलर क्वांटिटी है, तो नेट पोटेंशियल डिफरेंस के लिए दोनों को क्या कर देंगे, ऐड करेंगे कि नहीं करेंगे? यस सर। आप ऐसा सोचो 10 चार्जेस रखे हो, 10 की वजह से नेट पोटेंशियल पूछा जाता है, तो आप 10 चार्जों का पोटेंशियल क्या कर देते हो, ऐड कर देते हो ना। बस मैंने यहाँ पे डिफरेंस ले लिया है, ठीक है। ओके। और कोई डाउट? सर अच्छा कुछ, हाँ सर अगर यहाँ पे हम डायमेट्रिकली अपोजिट ले लेते तो और आसान हो जाता ना। करके बताओ बेटा। आसान तब होता है जब आंसर आ जाए। आंसर आया क्या आपका? नहीं सर, मैंने तो खाली सोच रहा था। देखो, डायमेट्रिकली ऑपोजिट लेने में दिक्कत यह है कि इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ फिर उसका कुछ एंगल आएगा, है कि नहीं? और डायपोल की वजह से भी आपको एंगल पे निकालना पड़ेगा दोनों के लिए, तो उससे भी आंसर आपका आ जाएगा, चिंता मत करो। यहाँ डायरेक्टली ये फॉर्मूला मैंने लगा दिया, इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू डिस्टेंस। मैंने cos थीटा नहीं लिखा ना, क्योंकि दोनों सेम डायरेक्शन में थे, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर।
क्लियर हो रहा है? यस। चलो, तो ये था आपका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इतने ही शेप्स का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आपको याद रखना होता है, ठीक है ना। और जो हमने इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की रिलेशन याद की है, वो रिलेशन याद रखनी होती है, ठीक है। आगे के टॉपिक के ऊपर चलते हैं, जो कि है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस। ये सिर्फ और सिर्फ कंडक्टर्स के लिए ही पढ़ा जाता है, क्योंकि कंडक्टर्स ही हैं जो कि चार्जेस का फ्लो अलाउ करते हैं, तो डिस्ट्रीब्यूशन हो पाना भी सिर्फ और सिर्फ कंडक्टर्स में ही पॉसिबल है ना। चलो, सबसे पहले एक कॉमन चीज हमें क्लियर होनी चाहिए, वो ये कि मान लो किसी रीजन में एक इलेक्ट्रिक फील्ड है E, ठीक है ना। और मैंने यहाँ पे एक पॉजिटिव चार्ज को रख दिया। अगर मैं आपसे पूछूं कि ये पॉजिटिव चार्ज रेस्ट पे आसानी से रखा हुआ था, इस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से इस पॉजिटिव चार्ज पे फोर्स किस डायरेक्शन में लग रहा है, तो आप क्या बोलोगे? अलोंग द इलेक्ट्रिक फील्ड। बिल्कुल, क्योंकि ये पॉजिटिव चार्ज है तो फोर्स जो है वो राइट की तरफ लगेगा, F। यानी ये कह सकते हैं कि अगर हमारे पास एक फ्री चार्ज है और वो पॉजिटिव चार्ज है, तो वो हमेशा मूव करता है अलोंग द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, कह सकता हूं मैं। तो एनी फ्री पॉजिटिव चार्ज, एनी फ्री का मतलब है मैं एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगा रहा, एनी फ्री पॉजिटिव चार्ज always flows along इलेक्ट्रिक फील्ड। अच्छा, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में चलने पर पोटेंशियल का क्या होता है? रेड्यूसर कम। तो पोटेंशियल डिक्रीजेस अलोंग इलेक्ट्रिक फील्ड। यानी कि हम ये स्टेटमेंट दे सकते हैं कि पॉजिटिव चार्ज फ्लोज फ्रॉम हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल। शायद आपने पहले सुना भी हो जीवन में, पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल। उसका लॉजिक समझ आया कि क्यों हमेशा पॉजिटिव चार्ज हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ जाता है? यस। तो बताओ, नेगेटिव चार्ज क्या करेगा? ऑपोजिट टू इलेक्ट्रिक। बिल्कुल, इसका मतलब नेगेटिव चार्ज flows from low potential to high potential. ये चीज याद रखना बहुत जरूरी है आगे के लिए। ठीक है, खैर हम यहाँ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस इन कंडक्टर्स की बात कर रहे हैं। तो उनमें से सबसे पहला टाइप जो मैं ले रहा हूँ क्वेश्चंस का, वो है डिस्ट्रीब्यूशन बिटवीन स्फीयर्स at large separation, दूर दूर जो स्फीयर्स हों उनके बीच में डिस्ट्रीब्यूशन, उसके बारे में हम बात करते हैं। ठीक है, तो मान लो एक स्फीयर है जैसे, और एक ये स्फीयर है हमारे पास, इसकी रेडियस है कहते हैं r और इसकी रेडियस है 2r। ऑब्वियसली दोनों कंडक्टर्स हैं, ठीक है। एक स्फीयर न्यूट्रल है, यानी इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है, जबकि दूसरे स्फीयर के ऊपर मान लो कि हमने चार्ज दे दिया है 4q।
इनको एक कंडक्टिंग वायर से कनेक्ट किया गया है और बीच में एक स्विच बनाया गया है S, ठीक है ना। तो स्विच S इज क्लोज्ड, find final charges on A and B, ठीक है ना। क्वेश्चन सबको क्लियर हुआ? तो एक स्फीयर को तो चार्ज दिया गया, जबकि दूसरे स्फीयर को न्यूट्रल रखा गया। दोनों को एक तरीके से कांटेक्ट में लाया जा रहा है। अब बात क्या है, अगर हम देखें, क्योंकि स्फीयर की सरफेस पे फॉर्मूला पोटेंशियल का क्या होता है ये हम सीख चुके हैं। तो स्फीयर की सरफेस पे जो पोटेंशियल आता है उसका फॉर्मूला होता है KQ/R, है ना। तो इनिशियली आप देख सकते हो कि ए की सरफेस का जो पोटेंशियल है वो है 4KQ/R, जबकि बी की सरफेस का पोटेंशियल क्या है, 0, क्योंकि उस पर कोई चार्ज ही नहीं है। तो जैसे ही आप स्विच को बंद करते हो, चार्जेस को क्या मिलता है, पोटेंशियल डिफरेंस। अगर कभी भी पोटेंशियल डिफरेंस है तो चार्जेस क्या करते हैं, फ्लो करना स्टार्ट करते हैं। और क्योंकि हमारे पास पॉजिटिव चार्ज है तो हम कह देते हैं कि कुछ पॉजिटिव चार्ज हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की ओर फ्लो करेगा। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि बताओ चार्ज A से B में जाएगा या B से A में जाएगा, तो आप क्या बोलोगे? A से B में, क्योंकि A हायर पोटेंशियल पे है, B लोअर पोटेंशियल पे है। तो ये तो हो गया कॉन्सेप्ट। पहले मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। कॉन्सेप्ट है ड्यू टू पोटेंशियल डिफरेंस चार्ज, या मैं कह सकता हूं पॉजिटिव चार्ज फ्लोज फ्रॉम हाई टू लो पोटेंशियल। अच्छा, तो आपने कहा A से B चार्ज जाएगा, तो जैसे ही A से चार्ज फ्लो करना शुरू करेगा, A के ऊपर चार्ज घटेगा तो A की सरफेस का पोटेंशियल भी घटेगा, और B को चार्ज मिलेगा तो B का पोटेंशियल 0 से बढ़ना शुरू हो जाएगा। तो ये ट्रांसफर ऑफ चार्ज कब तक होता रहेगा, जब तक कि पोटेंशियल डिफरेंस है। जैसे ही पोटेंशियल डिफरेंस गायब होगा, क्या चार्ज ट्रांसफर होंगे? नहीं, अब दोनों का पोटेंशियल क्या है, सेम है। तो हम यही कह देते हैं कि ड्यू टू पोटेंशियल डिफरेंस पॉजिटिव चार्ज फ्लोज फ्रॉम हाई टू लो पोटेंशियल अंटिल पोटेंशियल ऑफ all connected conductors becomes equal, ठीक है ना। या शॉर्ट में लिखा जाए, as long as there is potential difference, charge transfer takes place. किसी को इस कॉन्सेप्ट में कोई डाउट? ठीक, तो ये सिर्फ कॉन्सेप्ट बताने के लिए मैंने बताया आपको। क्वेश्चन सॉल्व इसके बिना भी हो जाएगा। क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए ये सब सोचने की जरूरत नहीं है। जैसा कि आपने अभी सोच के बताया कि चार्ज का फ्लो होगा A से B में, क्योंकि A का पोटेंशियल हाई है और B का पोटेंशियल लो है। पर इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आप कहीं से भी चार्ज फ्लो मान सकते हो, ठीक है ना। तो मैं इसे सॉल्व करने के लिए कुछ भी अज्यूम कर सकता हूं। तो एक स्फीयर ये था हमारे पास A, रेडियस R, और चार्ज था 4Q, और एक था B, रेडियस क्या ली थी, 2R, और चार्ज था इसके ऊपर 0। अब इनके बीच में एक रास्ता आ गया है, तो लॉजिकली चार्ज, पॉजिटिव चार्ज को A से B में जाना चाहिए। मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए चार्ज का फ्लो उल्टा मान लेता हूं। तो आप हमेशा अज्यूम कर लो कि कोई Q चार्ज फ्लो कर रहा है। आप A से B अज्यूम कर सकते हो, आप B से A अज्यूम कर सकते हो, आपकी मर्जी है, आंसर सेम आएगा। तो सोच के देखो, अगर B से चार्ज Q निकला है बाहर,
तो इसके टोटल चार्ज में से Q घट जाना चाहिए, तो इस पे चार्ज बचा 0 माइनस Q, और ये चार्ज जाके जुड़ गया किसके ऊपर, A के ऊपर, तो उस पे चार्ज हो जाना चाहिए 4K प्लस Q। फाइनली क्योंकि दोनों कनेक्टेड हैं तो पोटेंशियल ऑफ A ये इक्वल हो जाना चाहिए पोटेंशियल ऑफ B। सरफेस का फॉर्मूला आपको पता है, तो K 4Q प्लस Q बाय R ये इक्वल होना चाहिए K 0 माइनस Q बाय 2R। इसको अगर हम सॉल्व करते हैं तो यहाँ से हमें मिलेगा 8Q प्लस 2Q, ये इक्वल हुआ माइनस Q, है ना। या हम कह सकते हैं Q की वैल्यू हमें मिली माइनस 8Q/3। ये माइनस साइन आपको क्या बता रहा है, ये माइनस साइन ये बता रहा है कि आपने क्योंकि पॉजिटिव चार्ज का ट्रांसफर अज्यूम किया था, तो पॉजिटिव चार्ज B से A न जाके A से B गया होगा। या ऐसा कह सकते हो कि B से A जो चार्ज गया है वो चार्ज नेगेटिव गया है, हालांकि इतना दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। फाइनली QA आपको पता है 4Q प्लस Q है, Q की वैल्यू साइन के साथ रख दो जो भी आई है, यानी कि 4Q/3, और B की वैल्यू 0 माइनस Q यानी माइनस ऑफ माइनस 8Q/3 यानी कि 8Q/3। कोई दिक्कत? एक चीज बड़ी ऑब्वियस सी है, पहले सिस्टम पे टोटल चार्ज कितना था, पहले सिस्टम के ऊपर टोटल चार्ज 4Q था, और फाइनली भी सिस्टम पे टोटल चार्ज 4Q ही होना चाहिए। तो हमने कैलकुलेशन मिस्टेक तो नहीं कर दी, ये चेक करने का बेस्ट तरीका है कि फाइनली चार्जेस को ऐड करके देख लो। सर हाँ बोलो। सर फ्री चार्ज का आपने क्या मतलब बोला? किसका? फ्री चार्ज रिचार्ज? वो सबसे शुरू में बोला, इस कॉन्सेप्ट। सर वो फ्री चार्ज पूछ रहा है। फ्री चार्ज ऐसा चार्ज जिसके ऊपर हमने कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगा रखा, सिर्फ एक इलेक्ट्रिक फील्ड लगी हुई है ना, तो वो हमेशा हाई से लो पोटेंशियल जाता है पॉजिटिव चार्ज। आप एक्सटर्नली मेहनत करके फोर्स, क्या हुआ? इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सटर्नल होता है वो? हाँ वो तो एक्सटर्नल ही है। सर तो इधर तो नहीं है ना? किधर नहीं है, क्यों नहीं है इलेक्ट्रिक फील्ड? सर एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ है? यार इलेक्ट्रिक फील्ड तो होगी ना, इसकी वजह से, ये बी की वजह से ए के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं आएगी। ओके हाँ समझ गया। ठीक है ना, और इसका लॉजिक ना अभी बहुत क्लियर नहीं होगा, इसको समझने के लिए ओम्स लॉ पढ़ना पड़ेगा, तो ओम्स लॉ के डेरिवेशन में बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। अभी बस आप समझ लो, वो तो मैंने आपको बताया था उस लॉजिक को समझाने के लिए कि क्यों पॉजिटिव चार्ज हमेशा हाई से लो पोटेंशियल जाता है। ठीक है, ये क्लियर हुआ है सभी को? चलो एक क्वेश्चन को करो। तो फाइंड फाइनल चार्जेस कहीं से भी मान सकते हो आप।
पहला वाला हुआ सबसे, यस। तो इसमें मैं इधर से Yes. मान लेता हूँ कि Q फ्लो किया है, तो हो जाएगा 10 माइनस Q और यहाँ प्लस Q। पोटेंशियल ऑफ A इज इक्वल टू पोटेंशियल ऑफ P, ये क्या K 10Q माइनस Q बाई 2R K माइनस 6Q प्लस Q बाई 3R। यहाँ से हमें मिल जाएगा 30Q माइनस 3Q, ये होना चाहिए माइनस 12Q प्लस 2Q, यानी कि 5Q की वैल्यू हमें मिल गई 5Q की वैल्यू मिल गई 42Q, है ना, यानी Q की वैल्यू 42Q बाय 5। तो फाइनली चार्ज ऑन A हो गया 10Q माइनस 42Q बाय 5, यानी कि 8Q बाय 5। चार्ज ऑन B हो गया माइनस 6Q प्लस 42Q बाय 5, यानी कि 12Q बाय 5। टोटल आप देखो पहले भी 4Q था, अब भी 4Q है, यानी कैलकुलेशन एरर तो नहीं है, कोई दिक्कत। नो सर। नेक्स्ट क्वेश्चन जल्दी से बता दो। -4/3Q -8/3Q। ओके, और किसी का भी आ रहा है सेम? यस सर, यही है। यस सर, यही आ रहा है। बढ़िया। तो आपने सिंपली कर दिया होगा K -3Q -Q बाय R, ये इक्वल होना चाहिए K -Q प्लस Q बाई 2R। सर बी पे फाइनल 2Q/3 आ रहा है। देख लेते हैं बेटा, ये आएगा -6Q -2Q -Q प्लस Q, ठीक है। तो 3Q इज इक्वल टू -5Q, तो Q की वैल्यू -5Q बाई 3 आई होगी। जिन्होंने मेरे से ऑपोजिट माना होगा उनकी प्लस आई होगी, है ना। तो फाइनली चार्ज ऑन A -3Q -5Q बाई 3, ठीक है ना। तो ये हो गया -9 प्लस 5 -4Q बाई 3, और B के ऊपर फाइनली आ गया -Q -5Q बाई 3 -8Q बाई 3। कोई दिक्कत किसी को? नो। सिंपल है। ऐसे कोई 3 दे दे आपको, अगर 3 में क्या करोगे पहले मुझे बता दो, क्योंकि जनरली लोग गलत करते हैं।
क्या करेंगे? सर पहले दो को सॉल्व करके उसका नेट चार्ज निकाल के दूसरे से बैलेंस कर। हाँ, फिर तो सब यही एक समस्या है। बात यह है, आप पहले दो को सॉल्व नहीं कर सकते। सिर्फ अगर आप सिर्फ पहले दो को सॉल्व कर रहे हो, यानी आप मानते हो कि B के ऊपर 4Q तो है ही और A से चल के कुछ चार्ज और आ गया, पर ऐसा जरूरी तो नहीं है ना। दोनों सर ए बी और सी तीन अलग अलग चार्ज ले लेंगे ऐड, जो ऐड हो रहे हैं तीनों पे। देखो, तो आपको मानना पड़ेगा कि यहां से कुछ चार्ज फ्लो हुआ मान लो X, और यहां से कुछ चार्ज फ्लो हुआ मान लो Y। ये चार्ज का फ्लो साइमल्टेनियसली होगा। अगर मैं ऐसा कहता कि मैं पहले A और B को ज्वाइन करता हूं, फिर उनका स्विच खोल देता हूं, फिर B और C को ज्वाइन करता हूं, तो आप ये कर सकते थे कि पहले A और B का निकाल लेते, फिर स्विच ओपन हो गया, B अकेला बचा है, फिर B और C का निकाल लेते। पर स्विचेस अगर साथ में बनाए गए हैं, इसका मतलब है इसमें से X घटेगा, इसको X मिलेगा, पर इसमें से Y निकलेगा, और इसे Y मिलेगा। समझ आया? और फाइनली आप कह सकते हो कि पोटेंशियल ऑफ A ये इक्वल होना चाहिए पोटेंशियल ऑफ B, ये इक्वल होना चाहिए पोटेंशियल ऑफ C। तो दो अननोन है हमारे पास, तो दो इक्वेशन चाहिए। पहले मैं VA इज इक्वल टू VB कर देता हूं, और फिर VA इज इक्वल टू VC कर देता हूं। आप कुछ भी कर सकते हो। तो K 2Q माइनस X बाय R ये होना चाहिए K 4Q प्लस X माइनस Y बाय 2R, और A और C अगर करें तो K 2Q माइनस X बाय R इज इक्वल टू K माइनस 2Q प्लस Y बाय R। दो इक्वेशन, दो अननोन बनेंगे जिन्हें आप आसानी से सॉल्व कर सकते हो। अरे बात समझ आई क्या? तो यस कहीं भी साइमल्टेनियसली अगर लिखा है तो आप सेपरेट सेपरेट सॉल्व नहीं करोगे, बल्कि साथ में ही सॉल्व करोगे। कोई दिक्कत? नो। तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्फीयर्स एट अ लार्ज सेपरेशन में मुझे नहीं लगता कोई दिक्कत होगी किसी को। चलो, सर लास्ट पार्ट वाले पे स्क्रीन 2 मिनट रख सकते हैं? ओके। चलो, इसी में एक दूसरा केस आ जाता है जो कि इसका एज सच कॉन्सेप्ट यूज नहीं करता, पर मैं यहाँ पे बता दे रहा हूँ क्योंकि उसके क्वेश्चन भी आपको मॉड्यूल में मिल जाएंगे या टेस्ट वगैरह में आ जाते हैं। ठीक है, तो वो है चार्जेस एट द फेसेस ऑफ अ कंडक्टिंग रॉड, सॉरी कंडक्टिंग प्लेट। तो याद करो, कंडक्टिंग प्लेट की वजह से हमने इलेक्ट्रिक फील्ड याद की थी, जिसकी वैल्यू थी सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। तो मान लो हमारे पास एक कंडक्टिंग प्लेट है, ठीक है ना, और ये एक आइसोलेटेड प्लेट है, यानी दुनिया में ये अकेली प्लेट है। इसे आपने अगर कोई चार्ज Q दे रखा है, तो इसके दो फेसेस हैं, एक लेफ्ट फेस है और एक राइट फेस है। क्या आप मुझे बता सकते हो कि लेफ्ट और राइट फेस पे कितना कितना चार्ज होगा? अरे बोलो, कंडक्टिंग प्लेट है ये। कोई नहीं बता पा रहा। ऐसा कैसे हो सकता है? चलो, ये है जैसे फेस A और इसे बोल देता हूं फेस B। तो क्या आप मुझे फेस A और फेस B पे बता सकते हो कितना कितना चार्ज होगा? Q/2 और Q/2। ऑब्वियस था, डिवाइड बाय इसे 2. पता नहीं, कोई बोल नहीं रहा था। तो चार्ज क्या होता है? इवनली डिस्ट्रीब्यूट होता है कंडक्टर की सरफेस पे, जैसा कि मैं पहले ही बता चुका हूं। तो Q को अगर डिवाइड करेंगे तो Q/2 Q/2। इसका एक और लॉजिक है। अंदर अगर मैं एक पॉइंट ले लूं P, तो इस पॉइंट P पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी?
नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, अंदर कोई चार्ज तो होता नहीं है, इनसाइड द प्लेट ये क्या होगी, इनसाइड द कंडक्टिंग प्लेट, इसकी वैल्यू क्या आएगी भाई, 0 जीरो। इतना 0 हिचकिचाहट बोलना नहीं चाहिए, कॉन्फिडेंस रखो। कंडक्टर के अंदर नेट फील्ड हमेशा क्या आती है, जीरो, ये हम रट चुके हैं। और उसका लॉजिक पता है क्या है, उसका लॉजिक है कि जो दो फेसेस साइड में थे ना, यहां एक फेस था, यहां एक फेस था, ये आपका फेस ए, ये आपका फेस बी। तो दोनों फेसेस ने इलेक्ट्रिक फील्ड जो पी पे बनाई होगी, ए ने बनाई होगी इस तरफ और बी ने बनाई होगी इस तरफ। समझ आता है आपको? इसमें ए की फील्ड कितनी होगी ये बता सकते हो? सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। शीट जैसा काम कर रही है कि नहीं, थिन शीट जैसा काम कर रही है कि नहीं, एक ही फेस है बस इसके पास। सिमिलरली यही इक्वल हो गया ईबी के, और कट के ई नेट क्या हो गया, 0। तो इसलिए चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन यूनिफॉर्म होता है ताकि नेट फील्ड को क्या रख सके, 0। पर मान लो अब ये प्लेट दुनिया में अकेली ना हो, इस तरह से इसके दो फेस हो और इसके पास में एक और प्लेट लाके रख दी जाए, ठीक है, जिसपे कोई Q2 चार्ज है, इस पे Q1 चार्ज है मान लो। तो अब जो चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन होगा, क्या इसके दोनों फेसेस पे अभी भी चार्ज Q1/2 जाएगा? नो सर। क्यों? क्योंकि अब देखो लॉजिक, इसके अंदर भी ई नेट क्या होना चाहिए, 0, और इसके अंदर भी ई नेट क्या होना चाहिए, 0। तो आपको मानना पड़ेगा कि यहां कोई चार्ज जाता है स्मॉल q1, यहां कोई चार्ज जाता है स्मॉल q2, यहां कोई चार्ज जाता है स्मॉल q3, यहां कोई चार्ज जाता है स्मॉल q4। तो मैं कह सकता हूं कि q1 प्लस q2 ये इक्वल होगा Q1 के। ये चीज तो क्लियर है क्योंकि बाहर कहीं से चार्ज आ नहीं सकता। सिमिलरली Q3 प्लस Q4 ये इक्वल होगा Q2 के, क्योंकि चार्ज कहाँ से आएगा, चार्ज तो कंजर्व रहने वाला है। ये पॉइंट अगर मैं बोल देता हूँ A और ये पॉइंट बोल देता हूँ मैं B, तो मैं कह सकता हूँ कि E नेट एट A इज इक्वल टू 0। सिमिलरली E नेट एट B ये भी क्या होना चाहिए, 0, क्योंकि ये कंडक्टर है और कंडक्टर के अंदर नेट फील्ड नहीं आती। तो अब ये चार्ज इवनली क्यों डिस्ट्रीब्यूट नहीं हुआ, तो आप ए पॉइंट को थोड़ा सा विजुलाइज करने की कोशिश करना इस चीज को, कि अब इस तरह से 4 शीट हैं दुनिया में, समझ रहे हो आप, 4 शीट हैं जिसमें इस शीट के ऊपर चार्ज है Q1, ठीक है, इसके ऊपर चार्ज है Q2, इसके ऊपर चार्ज है Q3 और इसके ऊपर चार्ज है Q4। तो सबको अगर मैंने पॉजिटिव लिया है तो हम क्लियरली देख सकते हैं कि E1 तो इस तरफ आएगी, बाकी E2, E3 और E4 ये सब लेफ्ट में आने वाली है, क्योंकि इन सभी पे पॉजिटिव चार्ज मैंने माना है। बात समझ आई क्या? तो आप कह सकते हो कि E1 ये इक्वल होना चाहिए E2 प्लस E3 और प्लस E4 के। तो E1 को मैं क्या लिख सकता हूं, उसको मैं लिख सकता हूं Q1/2A एप्सिलॉन नॉट, ये इक्वल होना चाहिए Q2/2A एप्सिलॉन नॉट प्लस Q3/2A एप्सिलॉन नॉट, Q/A हमारा सिग्मा होता है ना, प्लस Q4/2A एप्सिलॉन नॉट। अरे बात समझ आई क्या? सिमिलरली बी पॉइंट अगर आप देखो तो बी पॉइंट पे E1 to 3, E1, E2, E3 ये सब तो बनेंगे राइट की तरफ और E4 बनेगा लेफ्ट की तरफ। आप कह सकते हो E4 इज E1 प्लस E2 प्लस E3। अरे समझ आया? यानी Q4/2A एप्सिलॉन नॉट
इक्वल होना चाहिए Q1/2 एप्सिलॉन नॉट प्लस Q2/2 एप्सिलॉन नॉट और प्लस Q3/2 एप्सिलॉन नॉट। ये 4 इक्वेशन है, 4 अननोन है, इनको सॉल्व करके आपको पता लगेगा किस फेज पे कितना चार्ज होता है। बात समझ आई क्या? किसी को कोई समस्या? सर वो E4 वाला पॉइंट एक बार वापस बताइए। E4 बेटा उसमें क्या है, ये यहाँ पॉजिटिव चार्ज है ना, आप लॉजिकली बता दो बस। ये बी पॉइंट पे फील्ड किधर बनाएगा, लेफ्ट के राइट? यस सर यस। बस ठीक है, तो ऐसे करना नहीं होता हमें, ये बस मैंने आपकी कन्वीनियंस के लिए आपको बता दिया। आपको करना कैसे होता है इससे, क्योंकि 30 सेकंड में करने का सवाल है। ठीक है, मान लो कि किसी ने आपको कई सारी प्लेट्स दे दी जो कि एक दूसरे को फेस कर रही हैं। तो यहाँ 2 प्लेट्स थी, यानी 4 फेस थे, तो 4 अननोन आए। 4 प्लेट हैं, 8 फेस हैं, 8 अननोन आएंगे। जीवन बीत जाएगा सॉल्व करते करते। तो उसके लिए एक ट्रिक यूज की जाती है। चार्ज ऑन द आउटर मोस्ट फेस जो होता है वो समीशन ऑफ चार्जेस बाय 2 होता है, यानी Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 प्लस Q4 बाई 2। यहाँ भी जो चार्ज आएगा Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 प्लस Q4 बाई 2। समझ आए? बाकी अगर इस फेस पे चार्ज आ गया जैसे कि Q1, तो इस पे चार्ज आएगा माइनस Q1। इस फेस पे चार्ज आ गया Q2, तो इस पे चार्ज आएगा माइनस Q2। इस पे आ गया मान लो Q3, तो इस पे आएगा माइनस Q3। तो आपको याद यही रखना है, सबसे पहले तो चार्ज ऑफ ईच प्लेट, चार्ज ऑफ ईच प्लेट इज कांस्टेंट। हर प्लेट का चार्ज फिक्स रहता है। द चार्ज ऑन आउटर फेसेस of outermost plates is summation of Q by 2। उसके अलावा facing each other ठीक है ना, have equal and opposite charge, वो आएगा ही। मैं अभी एग्जांपल दिखाऊंगा तो चीजें क्लियर होंगी, ठीक है ना। बस इतना सा अगर आप याद रखते हो तो सारे क्वेश्चन प्लेट के डिस्ट्रीब्यूशन के हो जाएंगे, कोई क्वेश्चन नहीं बचेगा। नोट डाउन हो गया सबका? यस। उदाहरण देखें, देखिए जैसे पहले मैं 2 प्लेट्स ही ले लेता हूं। मान लो इस पे चार्ज है Q और इस पे चार्ज है 4Q। आपको बताना है हर एक फेस के ऊपर चार्ज कितना आएगा, ठीक है। तो सिंपली बना लो, इस पे कितना आ जाएगा भाई, तो Q प्लस 4Q बाई 2। इस पे कितना आएगा, Q प्लस 4Q बाई 2। यानी इनके आउटर फेसेस पे तो 5Q बाई 2 और 5Q बाई 2 आ गया है। अब इनके चार्ज फिक्स होते हैं, ये Q फिक्स है, ये 4Q फिक्स है। तो इसकी अंदर वाली सतह पे कितना चार्ज आएगा, सोच के देखो। टोटल Q था और बाहर 2.5Q है, तो यहाँ कितना होना चाहिए? Q minus 5Q by। अरे बोलो। -3Q। -3Q बाई 2। सबको समझ आएगी नहीं? बाहर 2.5Q है, टोटल Q होना चाहिए, तो अंदर -1.5Q होगा कि नहीं?
तो यहाँ पे क्या आना चाहिए 3q/2 प्लस 3q/2। देखो इनका एडिशन 4q ही आ रहा होगा अपने आप। अरे समझ आया? यस यस सर। आएगा ही वो तो। और देख लेते हैं। मान लो 3 चार्जेस ले लिए, Q, 3Q और ये न्यूट्रल। इनके फेसेस पे चार्जेस पूछ लिए जाए हमसे। ये A, ये B और ये C। तो बड़ी आसानी से बता सकते हो इस फेस पे कितना चार्ज आएगा। तो ये हो 2q जाएगा Q प्लस 3q/2 यानी कि 2q। इस पे 2q। 2q अब इनका टोटल हमें पता है, इस पे टोटल होना चाहिए Q, इस पे टोटल होना चाहिए 3Q और इस पे टोटल होना चाहिए 0। तो 2Q बाहर चला गया Q में से, तो अंदर कितना बचा -Q। -2Q -Q तभी मिलके तो Q होगा। तो यहाँ क्या होगा +Q। यहाँ है +Q, टोटल था 3Q, तो यहाँ कितना हो गया 2Q। तो यहाँ कितना होगा -2Q। और देखो -2Q + 2Q कट के 0 हो गए कि नहीं हो गए। यस तो कितनी भी सरफेसेस दी जाएं, अगर एक दूसरे को फेस कर रही हैं तो हम क्या कह देते हैं कि भाई आउटर मोस्ट सरफेस पे जो चार्ज होता है वो सारे चार्जेस के समेशन का हाफ होता है। कोई डाउट किसी को? नो सर। नो सर। बस तो आज यहीं पे एंड करते हैं, नेक्स्ट क्लास में इसके आगे कंटिन्यू करेंगे। ओके चलो बाय एवरीवन, थैंक यू।